नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और यूपी के 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ये बड़ी कवरेज लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है। आज उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर लोग वोट डाल रहे हैं। अमरोहा में 3 बजे तक 52.02% वोटिंग हो चुकी है। बागपत में 42.92% वोटिंग 3 बजे तक हो चुकी है। अलीगढ़ में 3 बजे तक 44.03% वोट डाले जा चुके हैं। ये अलग अलग सीटों का आंकड़ा आपको 3 बजे तक का बता रही हैं, कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आ चुका है। तो 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जिन पर आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है। तो चलिए आपको नोएडा लेकर चलते हैं। नोएडा में इंडिया न्यूज संवाददाता ने महिला वोटर्स के साथ खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा महिला वोटर ने चुनाव को लेकर, कितना उत्साह महिलाओं के अंदर वोटिंग को लेकर है, देखिए खास रिपोर्ट। दूसरे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में वो लोग जो वोट करके आए हैं उनके मन में क्या था, उनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो वोट करके आ रही हैं। और एक बार इनसे कहेंगे अपनी स्याही वाली उंगली दिखा दें, क्योंकि देखिए वोट करना बहुत ज़रूरी है। पिछले चरण में हमने देखा किस तरीके से वोट प्रतिशत बहुत कम था, और इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि महिलाओं की जो देश में भागीदारी है बहुत बड़ी है। इनसे मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि निझावन है। मैम, वोट आप करके आ गई, मन में क्या था? देखिए, मेरा कोई पर्टिकुलर मुद्दा नहीं था, बट लेकिन जो अभी आपने पिछले लगातार कुछ सालों से देखा कि लगातार हमारा स्टेप बाय स्टेप विकास होता ही जा रहा है। तो आगे भी हम यही चाहते हैं कि विकास जो है लगातार चलता रहे, बना रहे, और मोदी सरकार इसके लिए बहुत अच्छा। महिला सुरक्षा की बात करें तो नोएडा में आप अपने आप को कितना सेफ देखते हैं? देखिए, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और नोएडा में हम अपने आप को सेफ देखते हैं और आगे भी चाहेंगे कि और अच्छा होता रहे, और मैं अपने आप को सेफ देखती हूँ। मैम, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान अभी भी जारी है, लोग अभी भी घर पे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? कि वो निकलें और अपना सहयोग दें एक मजबूत सरकार को लाने में। तो हर एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैम देश में महिलाओं का जो इन्वॉल्वमेंट वो बहुत ज़्यादा, 33% आरक्षण भी है। आप इस सरकार में महिलाओं को कहाँ देखते हैं? एक मजबूत स्थान प्राप्त करेंगी महिलाएं, और मोदी जी उनको आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं। तो जिनमें काबिलियत है वो नेचुरली आगे आएंगी। तो महिला अपना स्थान और अपने सशक्तिकरण में मजबूत बनेगी। मैम, क्योंकि पूरी आपकी टीम है, मुझे लग रहा है एक ही सोसाइटी के आप सारे लोग हैं। सुबह जब निकलते तो एक दूसरे को फोन करते हो आपकी वोट किया नहीं किया? हमारे ग्रुप्स हैं जी पूरे सेक्टर में, और हम लोग सबको कह रहे हैं कि आइए वोट दीजिए, ये हमारा हक है और हमें अपने हक का आज के दिन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। सबको वोट करनी चाहिए ताकि बाद में हम लोग ये नहीं बोले कि सरकार गलत आ गई या कुछ हुई। अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार को लाना, तो हमें उस हक का इस्तेमाल आज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ इस बूथ पे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। जो अभी 33% आरक्षण भी जो मोदी जी ने दिया है, पिछले कई सालों से अटका हुआ था ये बिल जो है। और अब महिलाओं की सबसे बड़ी सेफ्टी की बात जो शुरू से आप बार बार करते आ रहे हैं हम, कि आज हम निर्भय होकर सिक्योर अपना गाड़ी लेके कहीं भी निकल जाते हैं। अपने नोएडा में कुछ भी अगर हम काम करते हैं, कामकाजी महिला है चाहे घर में काम करने वाली महिला है, हर किसी के लिए वो सुरक्षा अभी इतना मुहैया कराई जा रही है। और विकास की जो बयार अभी चली है वो आगे भी चलती रहे, जो ये रुकनी नहीं चाहिए। अब जो है युवाओं का रोजगार हो, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा यूथ वाला देश है, और यहाँ तो युवाओं के लिए जो अब आगे अपॉर्चुनिटीज़ मोदी जी मुहैया करा रहे हैं हर क्षेत्र में, महिलाओं के लिए और यूथ के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान महिलाओं क्योंकि वोट आप कास्ट करके आ गई हैं, मन में क्या विचार होते हैं किसी पार्टी के लिए, किसी कैंडिडेट को जब आप वोट करती है? अच्छा, मेरा तो यही विचार है जी कि महिलाओं की सुरक्षा अहम होनी चाहिए, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जो किया जा रहा है अभी बहुत कम है, कोई सुनवाई नहीं है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। महिला की सुरक्षा, बी इट अ हाउसवाइफ, बी इट अ वुमन ऑन द रोड, बी इट एनीबडी हु इज़ वर्किंग, शी शुड बी प्रोटेक्टेड, एंड विच इज़ ऑफ मेजर इम्पोर्टेंस, यू नो। महिला बढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा, ठीक है जी। वो प्रोटेक्टेड रहेगी तभी आगे देश बढ़ेगा, है ना। नारी शक्ति इसीलिए बोलते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। मैम, वोट कास्ट करके आ गए आप, क्या
जहन था कि किसको वोट करना है, क्या मुद्दे होने चाहिए थे? जहाँ डेवलपमेंट हो, जहाँ देश की सुरक्षा हो, जहाँ देश आगे बढ़े, जहाँ से हमें एक गर्व महसूस हो कि हम भारतीय हैं, उस पार्टी को वोट देना है, उसी को दे के आए। मैम, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इस बूथ पे महिलाओं की संख्या बहुत है पुरुषों के मुकाबले, और ज़्यादातर देख रहे हैं वोट करके सेल्फी भी ले रही हैं। किस तरह से आप इसको, क्योंकि एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व, तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, हम लोग इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और जैसे आपने देखा होगा ये भी यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं सेक्टर की, तो हमारे सेक्टर में नारी शक्ति वैसे भी बहुत आगे बढ़ी है और हम लोगों ने यहाँ पे एक नारी शक्ति का ग्रुप भी बनाया है उसके नाम से, जिसमें हमने 30-30 घरों को डिवाइड किया है। हम सबको मतदान देने के लिए प्रेरित, वैसे तो लोग बहुत चार्ज अप हैं, सारे लोग देना चाहते हैं और अब महिला शक्ति को ये अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से एहसास हो गया है कि हमारे वोट में बहुत ताकत है, तो हम सब बहुत खुश हैं। सेक्टर में नारी शक्ति बहुत जोर दे रही है, सारी नारी शक्ति की महिलाओं ने पूरे सेक्टर को बांट रखा है, जिम्मेवारी ली और आगे बढ़ के सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आप आएं और वोट करें। पूरा ग्रुप बना हुआ है जिसमें 30-30 घर डिवाइड किए गए हैं कि सब लोग मतदान पर हम लोग जोर दे रहे हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ वो महिलाएं जो वोट करके आ गई हैं। किन मुद्दों पे इन्होंने वोट किया वो बताया, कैसे बताया कि समाज में महिलाओं की क्या भागीदारी है। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं आपको। यात्रा हर साल उसकी संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 56 लाख लोग थे, उससे पहले साल 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और इस बार कुछ ही दिनों में 15 लाख से ज़्यादा अभी तक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इसलिए चारधाम यात्रा हम लोगों के लिए बहुत। तो देखिए, लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं और वोटर्स का रिएक्शन भी आ रहा है, पॉलिटिकल रिएक्शन भी है, वोटर्स की रिएक्शन भी है। क्योंकि जब भी कोई मतदाता अपने घर से बाहर वोट डालने के लिए निकलता है अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने, तो मन में मुद्दे होते हैं, अपने इलाके के विकास से जुड़े मुद्दे होते हैं। कई अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी सामने आती हैं चुनाव को लेकर, अपने अपने मुद्दों को लेकर। महिलाओं से बात हमारे संवाददाता जब कर रहे थे तो महिला सशक्तिकरण की बात भी लगातार, महिलाएं नारी शक्ति की बात करती हुई नजर आ रही थी। तो लगातार आज उत्साह तो है ही वोटर्स के अंदर। वोटिंग का परसेंटेज कितना पहुंचता है वोटिंग समाप्ति के बाद, ये भी देखना होगा कि उत्साह कितना ज्यादा लोगों के अंदर रहा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय कराएं, उसके बाद आज हम चर्चा चुनाव को लेकर ही करने वाले हैं। बीजेपी से नेता कुमार अशोक पांडे हमारे साथ हैं। अशोक पांडे जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता फराज किदवई हैं, किदवई साहब आपका स्वागत है। आरएलडी से प्रवक्ता अंकुर सक्सेना है, अंकुर सक्सेना जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता तमजीद अहमद है, तमजीद अहमद साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले अशोक पांडे जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा सर, अभी तक के वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग को लेकर पहला रिएक्शन आपका। अशोक जी। देखिए, वोटिंग थोड़ा मध्यम जरूर है और निश्चित तौर पर हम लोगों को गर्मी का ये प्रभाव है कि गर्मी में थोड़ा समस्या है, लेकिन अभी जो समय बढ़ाया गया है मुझे लगता है कि जो पिछली बार वोटिंग हुई थी उसके आसपास वोटिंग पहुंच जाएगी। शाम होते होते अभी 6 बजे तक अभी 1.5 घंटे का समय हम लोग के पास है और ये प्रयास भी किया गया है कि आगे से भी समय थोड़ा और बढ़ाया जाए क्योंकि गर्मी भी प्रचंड है। उस हिसाब से अभी तो वोटिंग मुझे लगता है उस समय तक पूरा प्रतिशत जो पिछली बार था उसके आसपास ही वोटिंग प्रतिशत पहुंचेगा। उम्मीद कर रहे हैं सर और परसेंटेज बढ़े, चूंकि हम भी लगातार वोटर से अपील कर रहे हैं कि जरूर निकलें मतदान करने के लिए। ये चूंकि जनता का दिन है और ये जनता का अधिकार है वोट डालने के लिए। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता फराज किदवई साहब हैं। फराज साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले तमजीद अहमद साहब के पास चल रहे हैं। तमजीद अहमद जी, कैसे सर देख रहे हैं आज की वोटिंग को आप? सही है, नहीं, निश्चित रूप से हम लोग बहुत उत्साहित हैं जिस तरीके से वोटर निकल रहा है, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ में वोट लोग डाल रहे हैं, वो हम लोग को भी रिपोर्ट लगातार मिल रही है। लगातार लोगों से अगर बात कर रहे हैं हम लोग, या बहुत सारे संवाददाता आपके ही बात कर रहे हैं, तो लोग यही कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पे वोट देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ वोट दे। तो अब जब लोग ये बोल रहे हैं विकास के लिए वोट डाल रहे हैं या बेरोजगारी के लिए वोट डाल रहे हैं या महिला सुरक्षा के लिए वोट डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ मान ले रही है। मतलब वो तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम देश में जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। तो एक बहुत उत्साहित माहौल में वोटिंग हो रही है और हम लोग बहुत आशान्वित है। जिस तरीके का उम्मीद हमें फर्स्ट फेज में थी, उससे कहीं ज्यादा उम्मीद हमें सेकंड फेज में है कि वोटर टर्नआउट जो है बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। और ये निश्चित मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन दल
सेकंड फेज आते आते एक निर्णायक बढ़त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना लेगा। पूरा जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन दल के पक्ष में खड़ी हुई है। जिस तरीके का पिछले दिनों जिस तरीके की बयानबाजी आई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पहला फेज तो ये मुद्दों पे लड़ रहे थे कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे थे। दूसरे चरण में ये ध्रुवीकरण पे आ गए। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि तीसरे राउंड में क्या नई तरकीब अपनाते हैं, क्योंकि दो तरकीब तो इनकी फेल हो गई। दो जो इनका मुद्दा था, मोदी की गारंटी फर्स्ट फेज फेल्ड, दूसरा जो इन्होंने कोशिश की देश में ध्रुवीकरण बांटने की जो कोशिश की, फेल हो गया, जनता ने उसको नकार दिया। अब देखना ये दिलचस्प होता है कि तीसरे चरण के लिए कौन सी नई रणनीति लेके आते हैं, कौन सा नया तरीका अपनाते हैं जनता को बेवकूफ बनाने का, क्योंकि जनता इस बार जाग चुकी है, वो मुद्दों पे बात करना चाह रही है। वो चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमें बताए कि 2 करोड़ का जो रोजगार का वादा किया था, उसके लिए हम पे लाठियां क्यों बरसाई गई है सड़कों पे। वो जानना चाह रहा है, किसान जानना चाह रहा है कि एमएसपी की बात की थी, हमारा आय दुगनी करने की बात की, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने हमारे रास्ते में कील ठोक दी। महिलाएं जानना चाह रही थी कि हम तो अपने हक और अधिकार के देने का वादा किया था, महंगाई खत्म करने का वादा किया था, लेकिन हक अधिकार के लिए जब हम इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं तो हमको लाठियों से पीटा जा रहा था। देश ये जानना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब संविधान की हत्या करने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो क्यों खामोश है। भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा खामोश है कि बाबा साहब लिखे गए अम्बेडकर को हत्या करने की जो चेष्टा कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जनता में बड़ी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष स्थल पूरी तरीके से खामोश है। तो देश जानना चाह रहा है इन मुद्दों पर, प्रधानमंत्री जी को सुनना चाह रहा है। उम्मीद है कि तीसरे चरण में इस पे ये बात रखेंगे। चलिए और मुद्दों पर बात करेंगे। अंकुर सक्सेना के पास हम चल रहे हैं, आरएलडी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अंकुर सक्सेना जी, बताइए तीसरे चरण का क्या मुद्दा होगा आप लोगों का, और अभी तक की वोटिंग पर आपका रिएक्शन क्या है, क्योंकि आप लोगों का भी सहयोग बीजेपी के साथ है और परीक्षा आप लोगों की भी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अंकुर जी, देखिए सर्वप्रथम तो हम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आम जनमानस से ये निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि लोकतंत्र के इस उत्सव में अपने घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। राजनीतिक बाध्यताओं से परे होकर आप लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र में आपकी जो आम जनमानस की सहभागिता है उसको 100% वोटों के रूप में उपयोग करें। अब जहां तक सवाल है, अभी जो लगातार हमारे सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के साथी या पीडीए के साथी, क्योंकि इन लोगों में जो अंतर विरोध है वो एनडीए और पीडीए को लेकर ही है, इनके द्वारा लगातार जो कपोल कल्पित कल्पनाओं को व्यक्त किया जा रहा था, तो वो करने के लिए स्वतंत्र है। असलियत तो ये है कि शुरू के 2 फेज की वोटिंग में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के पक्ष में जो लहर चली, उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निहित इंडी या पीडीए गठबंधन घुटनों पे आ चुका है और तीसरे फेज की वोटिंग होते होते आप देखेंगे कि ये लोग चरणों पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये लोग खुद ही अस्तित्व विहीन हो चुके हैं, तो इनके विषय में ये कहना कि कोई भी टिप्पणी करना आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टिप्पणी योग्य भी है। इनके संबंध में कोई भी टिप्पणी लायक इनकी विषय वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो चुनाव हो रहा है वो मोदी जी का परिवार, मोदी जी ने ये बात कही है कि मोदी का परिवार, तो मोदी जी के परिवार के सदस्य अपने परिवार के कैंडिडेट के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं है। उनके लिए तो एक ही विकल्प है, वो है मोदी जी। तो जब वो मोदी जी के वोटिंग करने जो लोग निकल रहे हैं वो सब मोदी जी के लिए वोटिंग करने निकल रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि 4 जून को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अहमद साहब तो कह रहे हैं कि पहले चरण की 8 सीटों में आपको निपटा दिया और ये 8 सीटें भी आप अच्छा कुछ मार्जिन नहीं ला पाएंगे इन 8 सीटों पर भी। खैर, मैं फराज किदवई साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से वक्ता। फराज साहब के पास चल रहे हैं। फराज साहब, कैसे देख रहे हैं आज की वोटिंग को? आपके सहयोगी तो कह रहे हैं कि बीजेपी इन 8 सीटों पर भी नहीं आ रही है, पिछले 8 सीटों पर भी आपने उसको नकारा था, लेकिन कुमार अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि जैसे 8 सीटों पर अच्छा खासा वोट मिला पिछली बार, इस बार भी बीजेपी के पक्ष में माहौल है। बताइए फराज साहब। देखिए, जिनकी हैसियत बागपत से नगर पालिका का चुनाव जीतने की नहीं है, उनको हम लोगों ने राज्यसभा भेजा और पिछले लोकसभा चुनाव में, अब मैं क्या बताऊं, श्रद्धेय अजीत सिंह जी को भी ये लोग नहीं जिता पाए। तो खाली ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनका हैंडपंप जो है वो खराब हो गया है, वाटर लेवल काफी नीचे पहुंच गया है। और मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि चरणों में जा करके ये भारतीय जनता पार्टी के बैठ गए हैं और 4 जून के बाद ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास होंगे, क्योंकि चवन्नी एक बार फिर से पलटेगी। क्योंकि इन लोगों को हमेशा जो है शौक वो सत्ता शासन का होता है,
ना इनको किसानों से मतलब है, ना इनको गरीबों से मतलब है, और ना ही जनता से मतलब है। दूसरी बात, आप आ जाते हैं देखिए सीट्स पर और जो भी इलेक्शन हो रहे हैं जी। क्या है कि अगर आप इसको एनालाइज करिएगा तो फेज 1 की अगर आप हम लोग बात करेंगे तो जो हिंदी पट्टी है, जो हिंदी बेल्ट है, उसमें लगभग 36 सीटें थी, और 36 सीटों में मैं मानता हूं 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और 36 में से 35 सीटें ये जीते थे। लेकिन 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद से जब जनता ने इनको काम की कसौटी पर कसना शुरू किया तो 2019 में इनकी 35 से सीटें घट करके हो गई 29। अब दूसरी बात एक देखिए कि एक बहुत ही ज्यादा स्टैब्लिश्ड ट्रेंड है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में होती है तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है और इतना बड़ा गुब्बारा फुलाती है। आप देखिए कि 2000, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं मैं, 2004 का जब इलेक्शन चल रहा था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक माहौल बनाया था। लेकिन जनता ने देखा था कि पिछले 5 साल में उनके बिल्कुल काम ना के बराबर थे जो एनडीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। तो 1999 में हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं, 54.3% से वोट स्लिप होकर के 52.2% पर आ गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। उसके बाद में फिर 2014 में एक बार वोट शेयर में जबरदस्त उठान आया और 2014 में हिंदी बेल्ट में 62.2% पे वोटिंग पहुंच गई। अब अगर आप अब देखिए इंडिकेशन देखिए, फेज 1 में 2024 में 59.3% पर वोटिंग आ गई, यानी कि जनता का बिल्कुल इन लोगों ने इतना ज्यादा मनोबल गिरा दिया कि ये सारे मोर्चे पर ये विफल हो गए। तो जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं निकला और सबसे ज्यादा जो वोट शेयर ड्रॉप हुआ है 2024 के फेज 1 इलेक्शन में वो हिंदी पट्टी में हुआ है, यानी कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला नहीं, हमारा वोटर खूब निकल करके उसने वोट डाला है। आप देखिएगा कि आदत डाली, 20 सेकंड आदत डाल लीजिए बस प्रधानमंत्री जी को भावी पूर्व प्रधानमंत्री कहने की आप लोग। पहले ये परसेप्शन हुआ करता था कि अगर वोटिंग ज्यादा हो रही है तो जनता बदलाव का मूड बना रही है, लेकिन अब इस तरीके की बातें इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि वोटिंग अगर कम हो रही है तो एक गुस्सा है, इसलिए वोट सत्ता पक्ष को नहीं पड़ रहा है, ये विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं। क्यों अशोक पांडे जी, आपको लग रहा है कि बदलाव की स्थिति है क्या? क्योंकि पिछली 8 सीटों का एनालिसिस भी हमने किया था और इन 8 सीटों पर पिछले नतीजे अगर हम देखें तो अमरोहा छोड़कर बाकी सीटें आपके पास गई थीं, लेकिन इस बार का एनालिसिस विपक्ष का आपके बड़ा ही विपरीत नजर आता है। अशोक जी देखिए, रिटेन, मेंटेन एंड ऑब्टेन, रिगेन, हम उन पर उस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। हमारे सारे साथी, मैं भी सुन रहा था, हमारे साथी मंत्र मुग्धता के शिकार हैं। मैं चाहता हूं कि वो आत्ममुग्धता में रहें, वो आत्ममुग्ध रहें, क्योंकि 4 तारीख को जो परिणाम है वह जनता के सामने आएंगे। कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा ज्योतिषाचार्य हो, लेकिन जनता की मनभावना को जो उसमें कैद हो चुकी है, डिब्बे में बंद हो चुकी है, जो ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है, उसको जान पाना किसी के बस की बात नहीं है। और जिस दावे के साथ ये बात कर रहे थे वो दावा तब हुआ करता था जब ये वोट छापा करते थे, जिसके लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहे थे। बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाना, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, लोगों में संदेह पैदा करना, लोगों के हसास्पद बनाना और हमेशा विवाद को खड़ा करके रखना, यह इनकी शक्ल है, यह इनकी सोच है। वो तो चौधरी साहब पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उनका जो चुनाव चिन्ह है हैंडपंप, वो कह रहे हैं कि हैंडपंप का पानी सूख चुका है, तो आपको वो क्या दिलाएंगे? और वो बार बार कह रहे हैं कि 4 जून के बाद वो उधर होंगे। हमने अगर 400 की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी 400 के पास रहेगी। और पूरे तौर पर जो हमारी अभी 8 उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश में भी जो सीटें हमारे पास थी वो तो मेंटेन है। मैंने पहले ही कहा कि मेंटेन, रिटेन एंड गेन। तो जो मेंटेन है वो मेंटेन रहेंगी और जो रिटेन है उनको हमने वापस उसको ठीक करके लेना है, और जो आगे हम रिगेन करेंगे उसकी भी स्थिति है। तो हमें पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन वोटिंग का परसेंटेज कम कैसे आ रहा है, इस पर आपका एनालिसिस क्या कह रहा है अशोक जी? मेरा क्या पूछ रहे हैं? वोटिंग का परसेंटेज कम आ रहा है, इस पर आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, वोटिंग का परसेंटेज, मैंने आपसे कहा कि वोटिंग का परसेंटेज प्रचंड गर्मी का कारण है। और ये सिर्फ हमारे बूथ पर नहीं है कि आप जाइए तो जो अभी कह रहे थे कि हमारे और तुम्हारे, हमारा तो सबका साथ सबका विकास है। ये जिसको अपना बना रहे हैं उस पे हिंदुओं को छोड़ के दूसरों की बात कर रहे हैं। हमने कभी ऐसी बात नहीं की। हमारा तो सबका साथ सबका विकास है। सभी बूथों पर
परसेंटेज पहले से कम है, लेकिन मुझे आज ये उम्मीद है कि चूंकि समय बढ़ाया गया है तो शाम को होते होते हम अपने पुराने परसेंटेज से ऊपर जाएंगे, कम नहीं आएंगे। अंकुर जी बताइए, फराज साहब कह रहे हैं कि आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी की मदद क्या करेंगे? देखिए, फराज साहब जो हैं, क्योंकि एक आत्ममुग्धता के शिकार हैं, तो इसलिए वो किसी भी शब्द को, उड़ते तीर को ये खुद पकड़ लेते हैं। अब वर्तमान प्रधानमंत्री को ये भूतपूर्व कहने के लिए कह रहे हैं। अरे भाई, आप देखिए, आपके यहाँ तो एक परिवार विशेष की पार्टी बन के रह गया है। पांच छह लोगों को, आपके एक परिवार विशेष के लोगों को टिकट दिया जाता है और आप समाजवाद की बात करते हैं। फराज साहब, क्या आपको अभी तक टिकट प्राप्त हो पाया समाजवादी पार्टी में? नहीं हो पाएगा। आपको मिल गया, आपको मिल गया, क्योंकि आपका सरनेम यादव नहीं है। मैं प्रत्याशा कर सकता हूँ, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, आप इतना परेशान हो गए। मैंने आपकी बात शांतिपूर्वक सुनी, आप भी सुनिए भाई। डिबेट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक सुनने में जो आनंद आता है वो बीच में इंटरप्शन में थोड़ा ही आता है। देखिए, सच कड़वा होता है, बिल्कुल सच बहुत कड़वा होता है। और मुझे पता है, अगर आपका सरनेम समाजवादी पार्टी में यादव जी नहीं है और वो भी सफाई के यादव नहीं है, तो आपको टिकट नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति लेकिन अंकुर जी, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप तो सत्ता की लोलुपता की तरफ ही जाते हैं बस। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं उसी 2012 से लेके 17 तक उत्तर प्रदेश में कौन सत्ता में था? समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। विपक्ष में कौन था? राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष में था। तो आप तो सत्ता की चाशनी भी चाट चुके हो, और सत्ता की चाशनी चाटने में आपने इतने घोटाले कर डाले कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 2017 में जो सत्ता से बाहर किया, तो अब आप दोबारा सत्ता का मुंह नहीं देख पा रहे हो। अब आते हैं पार्टी, आप जिसको पार्टी कह रहे हो ना, और बहुत बड़ी पार्टी कह रहे हो, उसमें चाचा और भतीजे, पिता और पुत्र का जो योगदान एक दूसरे के प्रति रहा, उसको तो पूरी दुनिया ने देखा ना। मंच पे जो माइक खींचा गया, ऐसे संस्कार तो किसी भी संस्कारवान पार्टी में कभी नहीं रहे। ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी के ऊपर कोई भी आरोप उठाने से पहले आप अपने को भी शीशे में देख लीजिए कि आप किस भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। निसंदेह चलिए, लेकिन सवाल ये भी उठेगा फिर अंकुर जी कि जिन घोटालों की आप बात कर रहे हैं, आप जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तब क्या वो घोटाले आपको नजर नहीं आ रहे थे? जनता इसका जवाब जरूर दे कि हम उम्मीद करेंगे वोटिंग बढ़े, परसेंटेज बढ़े। देखिए, हम लोग विपक्ष में रहे, क्या हम समाजवादी पार्टी के साथ सत्ता में रहे? चलिए, 12 से 17 तक तो हम विपक्ष में थे ना। एक रिएक्शन हमेशा विपक्ष के साथ ही एक रिएक्शन तंजीद अहमद जी का ले लेता हूं, फिर उसके बाद फराज साहब आपके पास में आ रहा हूं। तंजीद जी, बार बार दावा ये है कि साहब हर चरण में जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी की सीटें गिर रही हैं। बीजेपी कह रही है कि हम तो मेंटेन पुरानी सीटों को तो कर ही रहे हैं, बाकी गेन भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बड़ा गेन, इस तरीके से आप समझिए। हम लोगों की रणनीति जो चुनाव में, आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। इंडिया गठबंधन ने चुनाव से पहले एक रणनीति बना ली, एक ब्लूप्रिंट खींच दिया, अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, उसी लाइन पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कोई लाइन नहीं चेंज की है। हमने वादा किया कि हम 1 लाख नौकरी, 30 लाख नौकरी जो सबसे पहले भर्ती करने का काम करेंगे, 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप के तहत देंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को हर साल देंगे। जो हमने वादा किया, किसानों की आय बढ़ाने का वादा कर रहे हैं, उनको एमएसपी देने का वादा कर रहे हैं। ये सारे वादे जितने तंजीद अहमद साहब, एक आपको थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। देखिए, वादे करना और उन वादों पर भरोसा करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है, क्योंकि वादे इससे पहले भी हुए हैं। भरोसा जनता कितना कर पा रही है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बोलने दीजिए भाई, कौन अशोक जी? अशोक जी सुन लीजिए। अशोक जी रुकिए, थोड़ा सा अशोक जी थोड़ा सा आपका दर्द, ये इस बात से जनता इनके बारे में क्यों भरोसा करे? ये गलत बात है, ये गलत बात है। अशोक जी थोड़ा सा रुकिए सर, प्लीज सर, दरख्वास्त कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए। आपकी स्थिति में अहमद साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं मौका दूंगा आपको। समझ सकता हूँ आपकी स्थिति। ठीक है, प्लीज देखिए, ऐसे समय जाया होगा, ऐसे प्लीज अहमद साहब कंप्लीट करिए आप जल्दी से। आपकी मानसिक स्थिति से मुझे बुरी दया आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, हार रहे हैं तो आपको इस तरह से बर्ताव करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जनता भरोसा कैसे करे। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से 2014 में जिस तरीके से जनता को ठगा गया, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया, किसानों को एमएसपी देने का वादा किया गया, महिलाओं को महंगाई से मुक्त करने का वादा किया गया, युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया। बिल्कुल आपकी सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ठगा है, लोगों को विश्वास होना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी बाई एंड लार्ज जिस तरीके का इतिहास कांग्रेस पार्टी कर रहा है,
ठीक लोग है। ये मान के चल रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई वादा कर रही है तो उसको वो पूरा ठीक है। करने का काम करेगी। ठीक है, एक बात वादे, और मैं लेकिन वोट सवाल परसेंटेज मेरा वोट 19 को परसेंटेज जो लेकर कम था हो रहा सर, वादे 19 में भी हुए थे, 10 सेकंड भरोसा 10 सेकंड जनता में बात कैसे खत्म करे कर रहा हूं, ये 10 बड़ा सेकंड में सवाल बात है। खत्म। ठीक है, मैं एक रिएक्शन फराज किदवई साहब पर लूंगा। को लेकर मैं बोलना चाह रहा था 10 सेकंड, हाँ, अगर आप बोलिए मौका दें। बोलिए, वोट कंप्लीट परसेंटेज को लेकर 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। एक बात समझिए, अमित शाह जी ने चुनाव से पहले ये कहा था, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने। वोट बढ़ नहीं रहे, अलबत्ता कम हो गए, तो इसका मतलब साफ है, जनता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अमित शाह और मोदी जी को सुनने को तैयार नहीं। उन्हें भी पता है कि सिर्फ खोखले वादे और दावे कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। 370 वोट बढ़ना तो छोड़िए, अलबत्ता वोट कम होंगे। ठीक है, फराज साहब, आपने कहा कि 4 जून के बाद आरएलडी वाले आपकी तरफ आएंगे, देखेंगे कि हम कैसे अब इन लोगों की तरफ वापस चले जाएं। हैंडपंप का पानी सूख चुका है, लेकिन क्या सूखे हुए हैंडपंप को आप वापस ज्वाइन कराएंगे? देखिए साहब, हमारा जो दिल है वो बहुत बड़ा है और हमेशा हम लोगों ने उन लोगों का साथ दिया है जी, जो कहीं दूसरी जगह गए और वहां पर बिल्कुल धराशायी होकर के वापस आए। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये है कि आप जो है अभी गूगल करिएगा और आप उसमें गूगल करने के बाद देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए बर्नार्ड मराक, सैफुल्ला फारूकी और तारिक अहमद मीर को भी टिकट दे सकती है डिफरेंट इलेक्शंस के। ये जरूर गूगल करिए। सर, माफी के साथ आपको मैं, फराज साहब, थोड़ा सा रोक रहा हूं, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। अमरोहा में 5 बजे तक का आंकड़ा 62% का है, 62.08% मतदान हो गया है। गौतम बुद्ध नगर में 51.60% मतदान हो गया है। 5 बजे तक का ये आंकड़ा, ताजा आंकड़ा आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ में 54.34% वोटिंग 5 बजे तक हो चुकी है। अमरोहा में 62.08%, 60 के ऊपर अमरोहा का आंकड़ा पहुंच चुका है। ये 5 बजे तक का ताजा अपडेट वोटिंग परसेंटेज का आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ में 54.34%, अमरोहा में 62.08% वोटिंग हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में 51.60% वोटिंग हो चुकी है। अलीगढ़ में 5 बजे तक 54.34% वोटिंग हो चुकी है। फराज साहब, आप ही के पास सर मैं आ रहा हूं। अमरोहा पर ही देखिए चर्चा करेंगे। 62 का आंकड़ा भी अमरोहा में क्रॉस हो गया है। अमरोहा सीट बीजेपी के पास नहीं थी, 2019 में जीत नहीं पाए थे, बाकी सीटों पर जीत दर्ज की थी। अमरोहा के वोटिंग परसेंटेज पर क्या ओपिनियन आपका सर? 5 बजे तक 62 के ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। देखिए, आपने अभी जितने भी वोटिंग परसेंटेज बताई है उसमें अमरोहा को छोड़ करके बाकी सब जगह वोटिंग परसेंटेज कम है। अब इसको आप दो तरह से देखिए। हमारे देश की, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हमारे देश की ये खूबसूरती है कि हमारे देश के 99.99% लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ सहयोगी ऐसे हैं जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो अमरोहा में हमारे हिंदू भाइयों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और रमेश बिधूड़ी को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अगर तुम संसद के अंदर खड़े होकर के एक चुने हुए सांसद को उसके धर्म के ऊपर, उसकी जात के ऊपर कुछ कहोगे तो हम इतने ईवीएम में बटन दबाएंगे कि तुम्हारी नफरत जीवियों की जो है वो जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुंवर दानिश अली के फेवर में हमारे हिंदू भाई ज्यादा उनको वोट दे रहे हैं। जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिए। ठीक है अशोक जी, दानिश अली को विक्टिम बना दिया फराज साहब ने, बताइए अब क्या कहेंगे इस वोटिंग परसेंटेज पर? उस पर विश्वास नहीं रखते। मैं इतना जानता हूं कि हमें इनकी परवरिश पे तरस आता है, क्योंकि इनकी जो सोच है वो हिंदू मुसलमान से ऊपर कभी जा ही नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ बांटने का काम किया है और बांटने वाले कभी जोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ तीसरी बार पुनः आ रही है और हमने आपसे पहले भी कहा कि हम पहले भी जीते थे, इस बार भी जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे। ये कभी उस समय पर भी नहीं जीत पाए जब इनके पास मौका था। जब इन्हें काम करने का मौका मिलता है तो ये काम नहीं करते। अब ये उटपटांग की बातें करते हैं, ये 16 साधारण है, मैं उन बातों पे नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं पहले भी कहा कि हमारे पास 1.5 घंटे का समय है, समय बढ़ाया भी गया है और निश्चित तौर पर जो लोग बूथ पे पहुंच जाएंगे, अभी भी जो लोग बूथ पे पहुंच जाएंगे उनके पूरे लोगों के वोट डाले जाएंगे। बूथों की पर्याप्त संख्या है, कोई लाइन नहीं है, क्रम नहीं है, आराम से पहुंच करके आप वोट डालिए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आ रही है। राष्ट्रवाद पर वोट दीजिए, मेरा आप सबसे यही अपील है। अहमद साहब, क्या कहेंगे अमरोहा के वोटिंग परसेंटेज पर? 62 के ऊपर पहुंच गया है 5 बजे तक। अमरोहा तो बिल्कुल निश्चित रूप से बदलाव के लिए वोट दे रहा है और जिस तरीके से दानिश अली जी के साथ जिस तरीके की अभद्रता भारतीय जनता पार्टी ने की और उसकी माफी तक नहीं मांगी। लेकिन अमरोहा तो बीजेपी के पास थी नहीं सर, वहां बदलाव कैसा? नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा, ओवरऑल बदलाव की बात कर रहे हैं आप?
निश्चित रूप से जिस तरीके की बदला एक लेने सीट से ओवरऑल बदलाव कैसे होगा अमरोहा की जनता ने काम किया है कि दानिश अली जी के साथ जिस तरीके की अभद्रता की गई है, आप समझ सकते हैं कि एक संसद के दिन, जिस दिन पहला दिन चल रहा था संसद भवन में, जिस तरीके की वहां बसपा की हुसैन साहब भी तो है सर। नहीं, कोई भी हो, इस वक्त देश की जनता ये जान रही है कि जो भी बदलाव करने जा रहा है वो इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। इस तरह तो कम से कम 17-18 प्रत्याशी है, प्रत्याशी तो बहुत है, प्रत्याशी हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, हमारा घोषणा पत्र नहीं है, जो लेकिन जो हमने अब लड़ाई है तक कहा है वह हमारा संकल्प है। सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की यही है, पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। है। इन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, ये कुछ भी कहते जाएं, देखिए कोई बोलने भरोसा नहीं दे रहे, कर रहा। सबसे बड़ी दिक्कत और तो ये जहाँ है पर कि भरोसा नहीं होता, विश्वास ठीक है। को दोबारा जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, अंकुर जी एक रिएक्शन देना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, अंकुर सक्सेना जी एक रिएक्शन देना चाह रहे हैं। हम तब जीते थे ठीक है। जब चौधरी चरण सिंह जी हमारे साथ, उनके साथ ये अपने टर्म में भी बोलते हैं, हमारे टर्म में भी बोलते हैं, तो पूरी तरह से विश्वास समझ सकते हैं कि इनकी जो स्थिति है, इनकी जो स्थिति है, जो जाटों का नेतृत्व है, जो लोगों के अंदर चौधरी चरण भारतीय सिंह के जनता प्रति पार्टी के लोगों की जो हालात है, कमोबेश यही हालात जो चलिए अब थोड़ा सा आपको रुकना होगा, थोड़ा सा रुकना होगा प्लीज। ठीक है अंकुर जी ठीक है, अंकुर सक्सेना जी ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, प्लीज 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 ठीक है, ठीक है अशोक जी थोड़ा सा, अंकुर जी देखिए सबसे बड़ी बात चौधरी ये चरण है, सिंह चलेंगे, चौधरी चरण सिंह चलेंगे, बस मैं इतना जानता हूँ। देखिए जान लीजिए कि अजीत सिंह जी का बंगला खाली कराया, जनता भूल नहीं पाएगी। अजीत सिंह जी का बंगला रातों रात खाली कराया आप लोगों ने, सम्मान भी तो दिया सर। ये बात याद रखिएगा, जिस तरीके से चौधरी अजीत सिंह जी का बंगला आप लोगों ने रातों रात खाली ठीक है, कराया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सक्सेना जी को सुन लीजिए प्लीज। काम किया था, ठीक है, कौन भूल सकता है भाई। रुक जाइए अशोक जी, थोड़ा सा रुक जाइए, अशोक जी रुक जाइए, अहमद साहब रुक जाइए प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, अजीत सिंह जी का मकान तैयार है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि पश्चिमी यूपी का किसान, पश्चिमी यूपी का जज। चलिए ठीक है सर, अब थोड़ा सा जनता पर भी छोड़िए, ठीक है हो गया, प्लीज 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 रुक जाइए, आप रुक जाइए सर, रुक जाइए, थोड़ा सा रुकना होगा। सक्सेना जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं पहले, फिर आऊंगा सर आप लोगों के पास। सक्सेना जी का रिएक्शन ले लेते प्लीज, रुकिए थोड़ा सा रुकिए, पांडे जी, अहमद जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए सर, रुक जाइए, अशोक पांडे जी रुक जाइए सर, आप ही के साथी से सवाल ले रहा हूँ। अंकुर सक्सेना जी बोलिए, ठीक है अंकुर जी बोलिए। कौन भूल सकता है? ठीक है अहमद साहब हो गया, प्लीज अशोक पांडे जी रुकिए सर, अंकुर जी बोलिए, आप बोलिए, सक्सेना जी बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आज की डिबेट में ये बात स्पष्ट हो गई कि इतनी मत विभिन्नता है कि एक जना, ये अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय है लगातार इंडिया और पीडीए को लेकर ही कंफ्यूज्ड है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां पीडीए शब्द का प्रयोग करती है, कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय इंडिया का करते हैं। अभी चरण सिंह जी के बंगले को लेकर समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय लगातार कह रहे हैं, नहीं अजीत सिंह जी का बंगला था, भूलिए मत, आप अपने नेता को नहीं भूल सकते। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, अजीत सिंह जी का बंगला खाली कराया था, आप भूल गए। इतना भी मत कीजिए, इतने भी बोलने दीजिए कि अजीत सिंह जी का बंगला खाली कराया और आप उनका नाम भूल गए। सेंटेंस पूरा करने दीजिए। चौधरी अजीत सिंह जी का जो बंगला खाली करने को लेकर आपका कितना प्रेम उमड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर आप आक्षेप कर रहे हैं, कम से कम इतना तो सम्मान मत दिखलाइए। एक बार सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो जाइए। अहमद साहब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। चौधरी चरण सिंह को कैसी बात कर रहे हैं? चौधरी चरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अजीत सिंह जी के साथ चौधरी चरण सिंह जी को जब भाजपा ने चौधरी चरण सिंह जी को भाजपा ने धन्यवाद ज्ञापित किया, चौधरी चरण सिंह जी को भाजपा ने एनडीए ने। अच्छा चलिए आप चौधरी साहब के सम्मान में सक्सेना जी को बोलने दीजिए थोड़ा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के सामने इतना नतमस्तक मत होइए, इतना नतमस्तक मत होइए अहमद साहब, ठीक है। अशोक पांडे जी सत्ता से बाहर रहेंगे तो आप हमारे साथ खड़े होंगे। अरे चौधरी साहब के सम्मान में थोड़ा सक्सेना जी को बोल लेने दीजिए सर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि भाजपा अंतर्विरोध की राजनीति करती है। भाजपा तो सर्वधर्म संभाव की बात करती है, धर्म और जाति की राजनीति तो आप लोग कर रहे हो। आप क्या पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया?
क्या पीवी नरसिम्हा राव केवल भारतीय जनता पार्टी के या राष्ट्रीय लोक दल के देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको अगर दिया गया, आप साधुवाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। किसान जब दिल्ली जा रहे थे तो कितनी लेट ठोक दी गई, आज भूल गए आप अंशु जी। तो बड़ा दुर्भाग्य है। आपको अजीत सिंह जी से बड़ा स्नेह हो रहा है, उनका बंगला खाली कराने का दर्द हो रहा है, आपको भारत रत्न देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कीजिए भाई। आपको अजीत सिंह जी से इतना प्रेम था कि उनका बंगला खाली, चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा जमीनी मुद्दों पर आ जाते हैं, धन्यवाद ठीक है। कर दो। आप उनका बंगला खाली कराने को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनके बंगले उनको भारत रत्न दिए जाने के लिए परम श्रद्धा चौधरी चरण सिंह जी को ठीक है। चलिए मैं एक रिएक्शन, ठीक है सर, अब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा और जमीनी मुद्दों पर आ जाते हैं, अब थोड़ा सा रुक जाइए, भारत रत्न दिए जाने को लेकर भी अपनी संकीर्ण मानसिकता से के तहत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर रहे हैं। आप जब चरण सिंह जी के लिए धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकते तो आप किसानों के हितकारी क्या बात करते हैं? बताइए क्या दुर्भाग्य हो चुका है कि इतना नतमस्तक हो गए। दुर्भाग्य नहीं, चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा रुकिए, अब जमीनी मुद्दे पर आते हैं सर, रुक जाइए, आप रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए, अंकुर जी रुकिए। फराज किदवई साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी है, ये 2022 में भी आप लोगों ने कहा था, और 2022 के चुनाव से पहले खूब विरोध भी हुआ, प्रदर्शन भी किसानों का हुआ, लेकिन आखिरकार नतीजा आपके विपरीत आया। इस बार आप क्या रुख देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का, किसानों का? आरएलडी भी अब बीजेपी के साथ है। देखिए मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं आज इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है। अब इसमें ये ना कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथी या आरएलडी के साथी कि इसमें जॉर्ज सोरोस का हाथ है, ये भारतीय अखबार है, और इस अखबार ने लिखा है कि इन 8 वेस्टर्न यूपी सीट्स रूलिंग बीजेपी फेसेस यूथ एंड राजपूत रेजिमेंट। यानी कि जो 8 सीटों पर सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन आपके दर्शकों के लिए मैं इसका अनुवाद कर दूं कि जो 8 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवा और जो राजपूत भाई हैं हमारे, उनसे बहुत ज्यादा इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात, अभी हमारे भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, निर्मला सीतारमण जी के पति हैं, उनका नाम है प्रकला प्रभाकर। अब प्रकला प्रभाकर जी जो हैं ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के शायद एक टाइम पे प्रवक्ता भी थे, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो। इन्होंने अभी लिखा है, इन्होंने क्या कहा है कि इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एट एन ऑल टाइम हाई इन इंडिया। अब जब फाइनेंस मिनिस्टर के पति ये बोल रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो चरणों में नए नए लोग गए हैं आरएलडी वाले, जिनकी हैसियत बागपत से नगर पालिका के सभासद और चेयरमैन जीतने की नहीं है, वो बताएं कि अब ये प्रकला प्रभाकर जी की इस बात का जवाब दें। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले, जब से 2014 से इनकी सरकार आई है, आपने बोला कि 2019 में जनता ने इनको वोट दिया, यस जनता ने वोट दिया, मैं ये मानता हूं, लेकिन आप देखिए ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। इन्होंने झूठ बोल करके 2014 में अपनी सरकार बनाई, उसके बाद में इन्होंने भारतीय सेना के शौर्य को भी 2019 में चुनावी मुद्दा बनाया और इन्होंने जनता के वोट लिए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि हिंदी बेल्ट में ये जो है ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि इस बार झूठ का पर्दाफाश होने जा रहा है। फराज साहब ठीक है, 2014-19 में जो आम अशोक पांडे जी और जनता के सोचने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं अशोक पांडे जी का रिएक्शन लूंगा। अंकुर जी आपको थोड़ा सा रुकना होगा यहाँ पर, क्योंकि फराज साहब कह रहे हैं कि झूठ का पर्दाफाश इस बार जनता करने जा रही है। 4 जून को यह तय होगा कि झूठ कौन बोल रहा था। इस बात पर सहमत हैं आप अशोक जी? देखिए पूरे तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 49.6% वोट मिले थे, और उसके बाद 2019 में वह आंकड़ा बढ़ा, 2022 में फिर वो 17 में आंकड़ा बढ़ा, 2019 में आंकड़ा बढ़ा, और 2022 में आंकड़ा और बढ़ गया। मैं आपसे पूरी तरह से कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि मोदी का ग्राफ बढ़ा है। मैं भी जानता हूं कि एवरेस्ट की चोटी पर कोई मकान नहीं बनाता, और एवरेस्ट की चोटी पर लोग जाते हैं, झंडा गाड़ के चले आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के हृदय में वास कर रहे हैं और पूरे तौर पर एवरेस्ट की चोटी पर अपना मकान और अपना आसन बना चुके हैं। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि जो किए गए कार्य हैं, और जो चौधरी चरण सिंह की बात अभी चल रही थी, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि चौधरी चरण सिंह का परिवार वो परिवार है, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में एक भी आरोप उनके ऊपर नहीं है। एक ऐसा परिवार है जो पूरी तरह से एक भी आरोप इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ना उनके लड़के पर ना उनके पोते पर।
तो ये लोग जो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पूरी तरह से ये लोग भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं, सब आरोपित हैं, अपनी जमानत में चल रहे हैं। ये जमानत में चलने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इनमें साहस था तो जो सरकार चल रही थी, सदन चल रही थी, विधानसभा चल रही थी, वहां ये बात उठाते। ये सिर्फ बंद कमरे में गूगल खेलने वाले लोग हैं, ट्विटर पे बात करने वाले लोग हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि जनता का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 4 तारीख की प्रतीक्षा करिए। 4 तारीख को आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे तौर पर इनका सुपड़ा साफ है। कांग्रेस पर किसी का विश्वास नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत हम सबको देखने को मिलेगा 4 जून 2024 को। अहमद साहब, छोटे चौधरी ये कह रहे थे कि दरअसल चौधरी साहब को मिला सम्मान आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं। आप इनकी हालत देख के समझ सकते हैं कि इनके पास कोई कंटेंट नहीं है, बस इधर उधर की बातें करना और दूसरों को डिस्टर्ब करना। 2 ही काम इस समय लगभग सभी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, या तो दूसरे पार्टी के प्रवक्ताओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं और या तो बिना कंटेंट की बात कर रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जब से ये वोटिंग हो रही है, लगातार ये पूरे चैनल में जहां भी ये बैठ रहे हैं, ये चीज हर जगह ये बात कह रहे हैं, इस बात को दोहरा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? इसकी बात आप समझिए, इसकी वजह आप समझिए कि कम क्यों हो रहा है। मनगढ़ंत बातें आप कर रहे हैं, बीच में बोलना, ये साजिश है। फिर साजिश को आप बीच में बनाते हैं। बोलने मैं कह रहा हूँ कि पूरे तौर पर आप सबका दुष्प्रचार है। अशोक जी हमला चाहिए भाई, आपका वोटिंग क्या है? परसेंटेज कम हुआ है। अरे ये कोई इलेक्शन किसी कमीशन का समस्या डेटा नहीं है, है। क्या बात कर रहे हैं? ये राष्ट्रीय समस्या है। इलेक्शन साहब, कमीशन क्यों का परेशान हो रहे हैं? परसेंटेज कम हुआ है। अशोक जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को जुटा रहे सबसे हैं। बड़ी दिक्कत ये है कि अरे भैया वोटिंग परसेंटेज कम एक हुआ है। मिनट, इलेक्शन एक साथ कमीशन नहीं, का है। एक साथ आप लोग बोलेंगे तो जनता कैसे समझेगी? फिर भागीदार है। अहमद साहब का टर्न है, वो कंप्लीट कर लें, फिर बाकी लोगों के पास आऊंगा। वोट का परसेंटेज का मुद्दा ठीक है, इन्होंने उठाया। अशोक जी जवाब ले लेते ना। अहमद साहब जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का सुन लेते हैं। मुद्दा उठाया है, लेकिन उस बड़े मुद्दे को आप लोग फिर दुष्प्रचार में ले जा रहे हैं। आप दुष्प्रचार मत करिए, सब लोग मिलकर सहयोग करिए कि वोट का परसेंटेज 100% हो, 100% नहीं। अब आप सुनिए अशोक जी, अशोक जी बात नहीं कर पा रहे, अशोक जी व्यवस्था में नहीं बात कर पा रहे। अशोक जी, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं भाई? अच्छा पांडे जी सुनिए एक बात, ये किसी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सुनिए तो लोकतंत्र का है, आरोप करने का मुद्दा नहीं है। सबकी जिम्मेदारी है, बराबर की जिम्मेदारी है कि हम सब मिल करके अशोक जी सुन लीजिए बात भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? नहीं, आप दूसरों की बात सुनिए ना कि हम सबकी जिम्मेदारी है। नहीं तो अब आप थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आप सभी को माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, चूंकि अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं जनसभा को संबोधित, माफ कीजिएगा, संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। अमरोहा में आज वोटिंग चल रही है, संभल में पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कहना सुनते हैं एक बार। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा क्या? लेकिन इनकी हालत देखो, और किसको बांटेंगे? ये आपकी संपत्ति को बांटने का काम किसको करेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या लोगों को, जो विदेशी आए हैं घुसपैठियों, उनको बांट देंगे ये लोग। क्या आपको हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? तो ये संभल का बयान योगी आदित्यनाथ का, अभी वहां पर वो लाइव नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले जब पहुंचे थे तब उन्होंने ये बयान दिया, और हर सभा में जब जब योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं इसी बयान को दोहरा रहे हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ ये बयान है, इसलिए अहमद साहब आप ही से मैं रिएक्शन चाहूंगा। बार बार ये रिएक्शन प्रधानमंत्री ने भी कहा, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, आपके चुनाव जीतने के पीछे का मकसद क्या, किस मकसद के साथ आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं? अहमद साहब, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान को सुना रहे हैं तो आपको एक बयान और सुनाना चाहिए। एक राहुल गांधी जी का बयान आप भूल गए, उसको भी थोड़ा चलवा दीजिए चैनल पे। मैं तो चुनौती देता हूं आपको, जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा है कि जितना उद्योगपतियों को ये धन बांटेंगे उतना ही हम गरीब और किसानों को बांटेंगे। आप चला रहे हैं, वो तो चला ही रहे हैं ना भाई, किसी भी योगी आदित्यनाथ का बयान। अरे भाई चला रहे हैं सर, ये तो अभी ताजा बयान था इसलिए चलाया। कि राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल जी का भी बयान चलाया सर, भारतीय जनता ये तो ताजा बयान था इसलिए चलाया अभी।
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी के बयान को भी आप चला दीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। सर मैं तो वही कह रहा हूँ ना, हम लगातार चला रहे हैं। ये तो अभी ताजा बयान था, इसीलिए दिखाया हमने। नहीं, वो भी ताजा ही है, कल का ही बयान है राहुल जी बता का, दीजिए। थोड़ा सा 2014 में 272 थे। देखिए अशोक जी, हो गया अशोक जी, हो गया आपकी बात आ गई। 2024 में 370 पार करेंगे, 370 याद रख लीजिए। 370 में 272। ठीक है, अहमद साहब रिएक्शन दीजिए बहुत जल्दी से। देखिए बोलने नहीं देते भाई, सबसे बड़ी दिक्कत अशोक पांडे जी अब थोड़ा जवाब भी लीजिए सर। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को, ये प्रवक्ताओं को ये ट्रेनिंग देके भेजा गया है कि जाइए और विपक्षियों को डिस्टर्ब कीजिए। चल नहीं पाएगा अशोक जी ये काम का, ये कारनामा चल नहीं पाएगा, परेशान मत होइए। एक बात जानिए, जितना भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब करके जनता के बीच जाएगी और झूठ परोसने का काम करेगी, जनता उतना जवाब देगी। लेकिन अहमद साहब सवाल ये है ना कि सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं आपके नेता के बयान पर, उसका जवाब क्या है आप लोगों के पास? हमारा जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने 15 उद्योगपतियों को कर्जा माफ किया है, ये जो सर्वे कराने की बात राहुल गांधी कर रहे थे, इसके पीछे का मोटिव क्या है सर? वो तो ये पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है, किसी गफलत में ना आप रहिए और ना तो अशोक जी रहिए। आप उस वीडियो को चलाइए, ये मेरी आपकी गुजारिश है। और आपको चुनौती भी है कि अगर योगी जी का बयान आप चला सकते हैं तो राहुल जी सबका चल रहा है सर, जिसमें उन्होंने कहा इस बात को, गरीबों को, सबका चल रहा बयान, उद्योगपतियों को, फराज किदवई साहब के पास चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप उस बयान को चलाइए। ठीक है, मैं चुनौती देता हूँ, अगर आप फेयर हो तो आप उस बयान को चलाइए। अगर आप फेयर हो तो आप उस बयान को चलवाइए। अब फराज साहब, अभी अशोक पांडे कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा का बयान, मैं सबका बयान अभी थोड़ी ना सुनाऊंगा। अभी हाल ही का रिएक्शन आया योगी आदित्यनाथ का तो सुना दिया। चुनावी रिपोर्ट लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा है, हर एक रिएक्शन दिखा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं चुनौती किस बात की? चुनौती हमें काहे को दे रहे हैं सर? हमें मत दीजिए चुनौती, बीजेपी को दीजिए, अपने विरोधियों को दीजिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं फराज साहब, जो बयान योगी आदित्यनाथ का है या बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं राहुल गांधी के बयान के आधार पर, कि क्या मोटिव है इस बयान का, इस सर्वे जो सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, इसका जवाब आप लोगों के पास क्या है? अब रुक जाइए आप अहमद साहब प्लीज। अब फराज साहब से रिएक्शन मैंने लिया है, अब आपको रुकना होगा। ठीक है फराज साहब, को देख लीजिए सर। फराज साहब एक मिनट रुक जाइए सर, ये तरीका गलत है प्लीज। अभी अशोक पांडे जी बोल रहे थे, आप बोल रहे हैं, तो अंतर क्या दोनों में? फिर फराज साहब को सुन लीजिए सर, फराज साहब को सुन लीजिए, फराज साहब को सुन लीजिए सर, फराज साहब को सुन लीजिए सर। राहुल गांधी अगर कहीं गए होते अभी तो उनका बयान भी सुनवाता मैं। पुराने बयानों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं ना, अभी हाल ही में रिएक्शन आया तो मैंने सुना दिया। और राहुल गांधी का बयान भी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी चला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का भी चला रहे हैं, सैम पित्रोदा का भी चला रहे हैं, सबका चला रहे हैं सर। अब रुक जाइए, अब आप डीरेल मत करिए, अब आप बहस को खराब कर रहे हैं, अब आप बहस को खराब कर रहे हैं सर। फराज साहब के पास मैंने चल रहा हूँ, फराज साहब से मेरा सवाल लिया, उनको बोलने दीजिए। फराज साहब, चुनौती देता हूँ, आप नहीं चला पाओगे, आपकी हिम्मत नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता का बयान चला सको। मैं आपको चुनौती देता हूँ। नहीं सर, आप ही के पास हिम्मत है, सारी हिम्मत आप ही के पास है। और 4 जून को हिम्मत पता भी लगेगी किसकी कितनी ज्यादा हिम्मत है, किसके पास कितनी हिम्मत है। आप थोड़ा सा सब्र करिए, समझ में आ गया ना सारी हिम्मत, मैं चला के दिखला आप सब तो आप अपना सब्र का बांध क्यों तोड़ रहे हैं सर अपना? अरे सब्र का बांध मत तोड़िए अहमद साहब, चलाइए राहुल जी का। अरे सब्र का बांध मत तोड़िए महाराज, रुक जाइए थोड़ा सा। फराज साहब बोलिए। राहुल जी का बयान, मैं आपको चुनौती देता हूं। अब आप क्यों सर आपा खो रहे हैं अपना? अभी अशोक पांडे जी के लिए कह रहे थे, अब आप चुप नहीं हो रहे हैं। क्या अंतर रह गया फिर अशोक पांडे जी और आपके अंदर? नहीं, अंतर मत ढूंढिए, राहुल जी का बयान चलाइए। अरे सबका बयान चल रहा है, आप इंडिया न्यूज देखते नहीं है लगता है, सिर्फ बोलने आते हैं, देखते नहीं है। फराज साहब का रिएक्शन में चाहूंगा। फराज साहब, अशोक पांडे जी रुक जाइए, आप भी रुक जाइए। फराज साहब जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? सर्वे जो राहुल गांधी कराने की बात कर रहे हैं, उस पर लगातार बीजेपी की तरफ से आ रहा है। जी मैं एक आपसे बहुत ही विद ड्यू रिस्पेक्ट एक बहुत ही एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत के चुने हुए सांसद के बयान का ज्यादा महत्व माना जाएगा या सैम पित्रोदा के? बस इस खाली इतना जवाब दिए, फिर मैं इस डिबेट। सैम पित्रोदा की हैसियत क्या है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर किसी को, और आपको भी पता है। अच्छा, यानी कि चुने हुए साधारण प्रवक्ता नहीं है पार्टी के। अरे सर सुनिए, तो बात तो सुनिए आप। चुने हुए सांसद की भी बहुत बड़ी हैसियत होती है। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से एमपी थी, उन्होंने नाथूराम गोडसे को कहा था कि ये देशभक्त है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस बयान से अलाइंड है? विवेक देबराय, उन्होंने बोला था
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉलोनियल लेगेसी है और विवेक देबरॉय कोई आम आदमी नहीं है, प्रधानमंत्री जी के पूर्व ऐसे 10 बयान 10 पार्टी के मैं भी आपको बता सकता हूं, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है चुनाव के बीच में सैम पित्रोदा का बयान, सैम पित्रोदा, सुनिए सर एक मिनट सर, सैम पित्रोदा सिर्फ प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के, कोई छोटे नेता नहीं है सर, वो सलाहकार है राहुल गांधी के और उनके पिता के सलाहकार भी रहे हैं, वो सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा औहदा भी रखते हैं। सैम पित्रोदा कोई छोटे आदमी नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनका बयान अगर चुनाव के दौरान आप ये कह दें कि ये बयान निराधार है, इस बयान का कोई मतलब नहीं है, तो क्या सैम पित्रोदा की कोई हैसियत कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है? क्या सैम पित्रोदा की हैसियत कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है? आप सुनिए मुझे प्लीज 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड दे दिए। फराज साहब बोलिए। जी, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया, उनकी कोई वैल्यू है कि नहीं है? छोड़िए सैम पित्रोदा, विवेक देबरॉय, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जगदीप धनखड़ जी की कोई वैल्यू समझते हैं आप कि नहीं? मैं तो वही कह रहा हूं सर, ऐसे 10 बयान 10 पार्टी के 10 नेताओं के आपको सुना सकता हूं, लेकिन चुनाव के बीच में मौजूदा स्थिति में अगर सैम पित्रोदा कुछ कह रहे हैं तो उस बयान का क्या मतलब है? स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, उनके पास एक लिखी हुई स्क्रिप्ट है, क्या बोला था ओम बिरला जी के सामने मैं बताऊं या आप गूगल करेंगे? महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि केशवानंद भारती के केस के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन किया था, उस पर उंगली उठाई थी। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर उंगली उठेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को एक बड़ी बेसिक सी बात मैं कहूंगा और उसके बाद बाकी दो मेहमानों को रिएक्शन लूंगा। बड़ी बेसिक सी बात मैं कहूंगा, चुनाव के बीच में जो रिएक्शन आता है, जनता उस रिएक्शन को सुनती है और समझती है, उसके बाद अपना फैसला लेती है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, धाराएं क्या कुछ बता रही हैं, संविधान क्या कुछ बता रहा है, चुनाव के बीच में आम वोटर्स को, ग्रामीण वोटर्स को इन सबसे कोई मतलब नहीं होता है। ये फैक्ट बात है और ये मूलभूत बात है, जमीनी स्तर की बात है। मैं फाइनल रिएक्शन एक अशोक पांडे जी और अंकुर जी से लूंगा, उसके बाद फिर अगर समय हुआ तो आप लोगों के पास आ रहा हूं। सर अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, क्या ये संभव है? एक मिनट सर, आप रुक जाइए सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया, मैंने आपको पूरा मौका दिया। फराज साहब थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, मेरी दरख्वास्त से आपसे 5 मिनट। अशोक पांडे जी सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, रुक जाइए सर प्लीज, प्लीज रुक जाइए। अशोक पांडे जी सवाल सुन लीजिए। क्या ये संभव है जो लगातार बीजेपी के नेता अपने रिएक्शंस में बता रहे हैं कि साहब आपकी संपत्ति उठाकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाएगी? कोई कर सकता है क्या ऐसा? क्या यह संभव है जो लगातार रैलियों में इस बात को कहा जा रहा है? इनके नाना यही कर चुके हैं, उन्होंने इसके पहले भी ये कहा, इनके प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की संपत्ति का पहला हक मुसलमानों का है और इन्होंने करके दिखाया। आज वक्त कमेटी क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अब आप लोग झूठ पे उतर आए हैं, इसी वजह से वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है, इसी वजह से वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है, क्योंकि आपका झूठ और फ्रेश काम नहीं आ रहा है, इसी वजह से वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है। भाई साहब, इसी वजह से वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है, इसी वजह से वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है। यही वजह है कानून के ऊपर हाथ रखा कांग्रेस ने। जो आप यहाँ पे आके झूठ बोलते हैं, यही वजह है वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है। जनता इस चीज को मान रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और पूरी राजनीति प्रदूषित हो रही है, आपकी वजह से पूरी राजनीति प्रदूषित हो रही है। चलिए ठीक है, एक फाइनल रिएक्शन अंकुर जी का, चूंकि इंतजार बहुत देर से अंकुर जी भी कर रहे हैं। अंकुर जी फाइनल रिएक्शन अंकुर जी बहुत जल्दी से। ग्रामीण वोटर को, किसान को, गरीब को, मजदूर को, क्या इन तमाम बयानों का मतलब समझना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि वोटिंग के बीच में अगर इस तरीके का रिएक्शन है तो आम वोटर क्या समझे? ठीक है अंकुर जी, फाइनल रिएक्शन। आप अपना प्रश्न दोबारा पूछिए। चुनाव के बीच में इस तरीके का रिएक्शन और उसके पीछे के तमाम सारे तर्क आम जनता को किससे मतलब है, ग्रामीण वोटर्स को किससे मतलब है? अंकुर जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने आपकी डिबेट के प्रारंभ में ही अपनी बात कही थी कि आम जनमानस से मेरा ये अनुरोध या निवेदन है कि लोकतंत्र का एक उत्सव है और राजनीतिक बाध्यताओं और विचारधाराओं से परे हटके आम जनमानस का ये नैतिक कर्तव्य भी है और संवैधानिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मताधिकार का प्रयोग करें। तो हम सारे राजनीतिक दलों का आम जनता से ये आह्वान है आपकी सम्मानित डिबेट के माध्यम से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन अभी आप ही की डिबेट में एक प्रश्न जो लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदयों के द्वारा अपनी बात कही जा रही है कि वो कम वोटिंग परसेंटेज पे खुश है
और वो खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब सत्ता के विरुद्ध ही है। तो कहीं ना कहीं वो तो कम वोटिंग को परसेंटेज को लेके खुशी मना रहे हैं, हम ज्यादा वोटिंग के लिए आह्वान कर रहे हैं, वो कम वोटिंग के आधार पर खुशी मना रहे हैं। अब मैं एक प्रश्न आपके सम्मानित चैनल पर इन लोगों से पूछता हूं, आज ये सम्मानित चैनल पर ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 4 जून को, क्योंकि दोनों चरणों की वोटिंग इनके फेवर में हुई है, तो 4 जून को ये सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या 4 जून को जब परिणाम आएगा और एनडीए गठबंधन के फेवर में आएगा, तो ये आपके सम्मानित चैनल पे ये वायदा करे और शपथ ले कि ये ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे? ठीक है, क्योंकि जब 4 चलिए जून को फराज साहब आएगा, एक तो फाइनल कहीं ना रिएक्शन, कहीं इन लोगों क्योंकि को अब EVM वोटिंग समाप्ति और की ओर एक इलेक्शन आखिरी कमीशन पे रिएक्शन ही आपका आपत्ति चाहूंगा, उठाने क्या लगेंगे। जनता से संदेश आप क्या जनता को देंगे, वोटर्स को देंगे, बताइए। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति को प्रदूषित करने का काम कर रही है, बताइए पूर्व प्रधानमंत्री को ये मिसकोट कर रहे हैं, यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। कभी मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि सबको इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जितने भी गरीब है उन सबका अधिकार है देश की संपदा पे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीति को प्रदूषित करने का काम किया, इसी वजह से वोटर डिस्चार्ज हो गया है, वो वोट देना नहीं निकल रहा है, वोट का परसेंटेज घट रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, इन्होंने जिस तरीके से राजनीति को प्रदूषित कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने ठीक है, वाले वक्त में तो अगर इसके लिए भारतीय फराज जनता साहब फिर पार्टी तो इसी तरीके वोटर से स्कोर झूठ ज्यादा बोलती रही, निकलना तो चाहिए वोट का मुझे लगता है। परसेंटेज ठीक है फराज साहब, ठीक है फराज किदवई जी, इसके लिए तो वोटर स्कोर ज्यादा आना चाहिए फिर आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। फराज साहब फाइनल रिएक्शन आपका। फराज साहब तक आवाज आ रही है सर आपको? फराज साहब चले गए हैं। अच्छा, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है सर, बोलिए क्या? बोलिए जी। बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली हर आदमी का ये, हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जाए वोट दे, लेकिन आज की तारीख में वोटर को भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज्यादा परेशान और कंफ्यूज कर दिया है, इन्होंने झूठे वादे कर करके, कि वोटर को बिल्कुल आप ये समझिए कि एक हिसाब से वो बिल्कुल निराश हो चुका है। क्योंकि ये मोदी जी ने क्या 2014 में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जुमला रखा गया था, फिर 2019 में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम गारंटी है। तो महंगाई की गारंटी, पेपर लीक की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से वही बात कहते हुए अपनी इस चर्चा को समाप्त करूंगा, क्योंकि वक्त मुझे अब इतनी इजाजत दे रहा है कि जनता भरोसा कितना किस नेता पर, किस पार्टी पर, किन मुद्दों पर कर पाती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होता है, जिसका नतीजा 4 तारीख को सबके सामने भी होगा। बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का, आप लोग हमारे साथ जुड़े और चर्चा का हिस्सा बने। कुमार अशोक पांडे जी, फराज किदवई साहब, अंकुर सक्सेना, चमजीत अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।